वेरी गुड इवनिंग क्लास। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग 2 दिन के बाद मुलाकात कर रहे हैं। क्लास आज नया टॉपिक स्टार्ट करना था। इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, न्यूमेरिकल का है। जरूर देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ट्राई करिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप कॉन्टेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन हम देंगे आपको। अगला कंटेंट हम लोग लेके चल रहे हैं नेक्स्ट। This is solubility of solid in liquid। देखो, solubility की बात तो हम लोग पहले कर ही चुके थे, है ना। The amount of solute dissolved in per 100 ग्राम of solvent, या फिर आप बोल सकते हो specified amount of solvent। पर 100 ग्राम बोलना बहुत जरूरी नहीं है। अभी आपने क्या बोल दिया है कि जब आपने बोला कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। तो इस कंडीशन पे आप जब चल रहे हो तो आपको बोलना है, अब सॉल्युबिलिटी लेके चलते हैं। सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड। अगर मैं किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने चल रहा हूं तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर आप लेके चलोगे बेटे, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां पे आप तुरंत बोल दोगे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में सिर्फ एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका क्या मतलब हुआ भाई? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या हुआ? It means polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। ठीक है ना बेटा। जो आपका लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है, ये आपको सिखाता है कि जो पोलर सॉल्यूट है वो किस में डिसॉल्व करेगा? पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा वो किस में डिसॉल्व करेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इतना मुझे लगता है क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग से आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर सॉल्यूट। ठीक है ना। पोलर का मतलब जो पोलराइज कर जाए, जो अपने आयंस में ब्रेक कर जाए, डिसोसिएट कर जाएगा, उसे आप क्या बोलोगे? पोलर। और सॉल्वेंट भी ऐसे ही, जिसके पास पोलराइज होने का चांस होगा। पोलैरिटी मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है ना। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4, वहां पे सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था जब आप किसी भी आयनिक सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करने जा रहे थे तब, ठीक है ना। अच्छा, नॉन पोलर हो गया, आप तो पता ही चल गया अपने आयंस में नहीं टूटेगा। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी बात है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही एग्जांपल 2 चीजों में समझाऊंगा। ये हो गया मेरे पास NaCl। नेचर पता है आप सबको, NaCl कैसा है? पोलर है। कैसा हो गया? ये पोलर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब NaCl को डिसॉल्व करने चल रहे 2 चीजों में। एक डिसॉल्व कर रहे किसमें? वाटर में, और एक डिसॉल्व कर रहे किसमें? ऑयल में। बेटे 2 बातों में डिसॉल्व करना है। एक आपका वाटर हो गया, दूसरा क्या हो गया? ऑयल। जब आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपने कहा ये सोल्यूबल हो जाएगा। देख लो, ये भी पोलर और ये भी पोलर, तो सोल्यूबल हो गया। लेकिन जब NaCl को ऑयल में रखा तो ये नॉन सोल्यूबल यानी कि इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल बोले तो ये क्यों इनसोल्यूबल है? बिकॉज ऑफ इट इज नॉन पोलर। क्लियर है ना। लाइक डिसॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट को आप लेके चलोगे, पोलर हमेशा पोलर में और नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में। तेल और घी को मिक्स करोगे तो सोल्यूबल हो जाएगा। दोनों का फिजिकल मतलब पोलैरिटी सेम है, दोनों ही नॉन पोलर है। बात समझ में आती है। तेल और घी को लेके चलोगे तो सोल्यूबल कर जाएगा, लेकिन तेल को पानी में या घी को पानी में मिलाओगे तो सोल्यूबल नहीं करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते। अगले केस में हमारे पास क्या है? क्या एक तो हो गया नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिया आप लोगों ने। दूसरा होता है सेकंड कंटेंट लेके चलते हैं बेटे।
Second content is size of solute particle. Size of solute particle. अच्छा, यहां पे क्या बताओगे आप? यहां पे आप बोल दोगे स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल. सोल्यूट पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, मोर विल बी सॉल्युबिलिटी. ठीक है ना? जितना छोटा साइज होगा, सिंपल सा बात है. एग्जांपल ले लेते हैं ना घर से. शुगर का पाउडर फॉर्म हो गया और उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया. दोनों को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया. ठीक है ना? आपको क्या लगता है जल्दी कौन डिसॉल्व होगा? जो पाउडर फॉर्म है. पाउडर फॉर्म क्रिस्टलाइन फॉर्म के कंपैरेटिवली जल्दी डिसॉल्व कर जाएगा बिकॉज उसके पार्टिकल का साइज छोटा है. तो यहां पे आपने बोल दिया स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी. दो बातें हो गई, कॉमन सी बात थी. अब सबसे ज्यादा जो पढ़ने के लिए हम लोग यहां पे हैं, तीसरा पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ध्यान देना बेटे इस पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है ना? अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या बात करनी है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को लेके चलेंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि हम चले डिसॉल्व करने की इसको सोल्यूट को सॉल्वेंट में. ठीक, तो बना क्या? सॉल्यूशन. अच्छा, ये सोल्यूट का जो सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन होकर सॉल्यूशन बनता है ना, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को लेके चलता है. हमने बोला है कि डिसोल्यूशन इज इक्विलिब्रियम विद द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस व्हेन द सॉल्यूशन इज नियर टू सैचुरेशन स्टेट. जब आपका सॉल्यूशन सैचुरेशन स्टेट के नियर होता है तो इस कंडीशन पे जो उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो उसके रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. ठीक है? अब आप चल रहे हो सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने. सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके आप सॉल्यूशन बनाओगे और आपको पता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम को लेके चलेगा. रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है जब आपको मैंने बताया था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड. ठीक है ना? अच्छा ठीक भाई, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोगों ने क्या बात करनी है कि व्हेन solute dissolve in solvent and at the nearly saturated state, the process is in डायनामिक इक्विलिब्रियम. प्रोसेस आपका कैसा होगा? डायनामिक मतलब मूवेबल. याद करो क्या डायनामिक? रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. पक्का ना? एंड द प्रोसेस इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. देन इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक मतलब delta H of solution greater than 0. If dissolution is endothermic, मतलब delta H of solution is greater than 0, then solubility of solute increase. इसको ध्यान दीजिएगा, सिंबल increase with increase in टेम्परेचर. ठीक है ना? आपको क्या बात करनी बच्चे? जब हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ध्यान देना सभी लोग, जब हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे अपनी सैचुरेशन स्टेट पे आपका सॉल्यूट एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम को लेके चलेगा. मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. पक्का ना? In this condition,
इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, मतलब सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी चेंज फॉर सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो। इन दिस कंडीशन हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। पक्का है? अभी बात आई किसके अकॉर्डिंग है? क्लास 11th इक्विलिब्रियम चैप्टर, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक means heat already absorbed, then by increasing temperature solubility increases, then by increasing temperature solubility increases. What are the condition beta? The condition is process must be endothermic in nature. Clear? कोई दिक्कत नहीं है? नोट कर लीजिए। अभी जब आपके पास ये आया तो दूसरा केस यहां पे क्या चलता है, इसी में सेकंड केस आप क्या बोल रहे हो? If dissolution process is exothermic in nature, if dissolution process is exothermic in nature, मतलब डेल्टा H of solution less than किससे? 0। If dissolution process is exothermic in nature, exothermic डेल्टा H less than 0, और कह सकते हैं डेल्टा H of solution नेगेटिव है। पक्का ना? एक्सोथर्मिक इन नेचर, डेल्टा H of solution less than 0, डेल्टा H of solution कैसा बेटा? नेगेटिव है। देन आप क्या बोलोगे यहां पे? आप बोलोगे solubility of solute in solvent decrease with increase in temperature। ठीक है ना? तब आप बोलोगे solubility of solute in solvent decrease with increase in temperature। कोई दिक्कत तो नहीं है? दो बातें मैंने आपको बताई टेम्परेचर के इफेक्ट पे। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोल्यूशन प्रोसेस बढ़ जाएगा, और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग बता रहा था मैं? ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, as the temperature increase for exothermic process, solubility of solid in liquid decrease, and for endothermic process solubility of solid in liquid increases। क्लियर है? पक्का? आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। ये तो बात हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, ठीक है ना? दूसरा कंटेंट इसी में हमें लेके चलना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, फोर्थ पार्ट बेटे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? तो जब हम लोग प्रेशर के इफेक्ट को लेके चल रहे हैं तो काम की बात करना है, कुछ बातें बतानी है प्रेशर के इफेक्ट में। ध्यान दीजिएगा यार, सॉलिड है, प्रेशर दबेगा क्या? नहीं दबेगा, बिकॉज सॉलिड कैसा? नॉन कंप्रेसिबल। बोथ सॉलिड आर लिक्विड एंड लिक्विड आर नॉन कंप्रेसिबल। बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉन कंप्रेसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंस इफेक्ट नहीं होगा। पक्का है ना? तो लिख लेते हैं, ये देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहां पे तुरंत बताएंगे प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंट effect on the solubility of किसका बेटे? सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है ना? प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंस इफेक्ट, CANC। हाँ ठीक है भाई,
इस पहले कहीं देख लेना भैया, ठीक है ना। प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंस इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बिकॉज, आप तो समझ गया ना मेरा सिंबल सब लोग, बिकॉज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर। सॉलिड और लिक्विड दोनों कैसे होते हैं बच्चे? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इसलिए प्रेशर का इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दो बातें हो गई ना भैया, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर क्या कह रहा था? सिर्फ दो बात दिमाग में रखोगे, एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर कम करो, एंडोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक। और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रेशर का कोई इफेक्ट? बिकॉज ऑफ प्रेशर का इफेक्ट उस कंडीशन पे हो सकता है जब हमारा कंपोनेंट कंप्रेसिबल हो। ना तो सॉलिड कंप्रेसिबल है ना तो लिक्विड कंप्रेसिबल है, दोनों के ऊपर प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंस इफेक्ट नहीं होगा। ध्यान है ना। तो ये तो बात हो गई जब हम लोग बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अगले कंटेंट में। ओके बच्चों, अगला टॉपिक चलते हैं लेके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है ना। तो गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे चलेंगे, फिर से हमारे पास बात आएगी पहला कंटेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का लेके चलते हैं बच्चे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गैस की सॉल्युबिलिटी पे? अच्छा आओ देखा जाए, आओ देखते हैं। एक बात होता है ना यार, मान लो ये तुम्हारा लिक्विड है, अच्छा लिक्विड है तो ऑलरेडी इवेपोरेशन तो होता रहता है ना। अभी आगे बात करेंगे इवेपोरेशन में बहुत डिटेल में अच्छी से, अभी की बात करें तो इवेपोरेशन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब इवेपोरेशन क्या हुआ? लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, और ये कब होता है? किसी भी टेम्परेचर पे। इवेपोरेशन के लिए हमें कोई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात दिमाग में चल रही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। इसका मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, पक्का ना, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हमें एक बात समझ में आ रही होगी, हमें सोच सकते हैं कि अगर मैं गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहूं, बात समझ में आ रही है ना, अगर मैं गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहूं तो इस सिचुएशन पे जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, गैस मॉलिक्यूल लेफ्ट द लिक्विड सरफेस। इसका मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज करेगी। फिर से देखो आपके सामने पानी रखा हुआ है, सिर्फ पानी, कुछ नहीं रखा, कुछ डिसॉल्व नहीं किया, सिर्फ पानी को हल्का सा हीट किया तो वेपर निकलना शुरू हुई। नहीं भी हीट करेंगे तब भी वेपर निकलेगी, इवेपोरेशन प्रोसेस, बस हीट करने पर थोड़ा फास्ट निकलेगी। अच्छा वेपर निकलना शुरू हुई, तो जब वेपर निकली तो हमारे पास कंडीशन क्या आया कि यार इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फिर से मेरी बात सुनो, टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बोलो, घटाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर तो लिक्विड खुद ही वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो हमारी जो वेपर है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती, मतलब कंडेंसेशन हो सकता है, पक्का ना। तो यहां पे एक बात आप बोलोगे बच्चे, आप बोलोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटेगी, बिकॉज डिसोल्यूशन
of gas in liquid is similar to condensation process. Condensation process which is exothermic in nature. बात समझ में आती है? गैस का डिसोल्यूशन लिक्विड में कंडेंसेशन प्रोसेस के सिमिलर होता है, जो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है. डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज सिमिलर टू कंडेंसेशन प्रोसेस which is exothermic in nature. Dissolution of okay class, तो liquid is similar to the condensation process which is exothermic in nature. Hence आप क्या बोलोगे? Hence according to Le-Chatelier principle, Chatelier's principle, solubility of gas in liquid decrease with increase in temperature. बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको क्या बोलना है कि जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने चल रहे हैं, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में गैस का लिक्विड में डिसोल्यूशन प्रोसेस किसके सिमिलर हुआ? कंडेंसेशन प्रोसेस के. कंडेंसेशन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है. कंडेंसेशन कैसा होता है बेटे? एक्सोथर्मिक. अब जब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो पहले ही बोल चुका हूं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, पहले बोल चुका हूं डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो इस सिचुएशन में आप बोलोगे therefore according to Le-Chatelier principle, if the process is in dynamic equilibrium, then for exothermic condition solubility decreases with increase in temperature. Solubility decreases with increase in क्या? Temperature. कोई दिक्कत तो नहीं है? किसकी solubility? गैस की solubility. क्लियर? अब बात आई क्या टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ, तो यहां भी ऑब्वियस सी बात है प्रेशर का इफेक्ट होगा. अगला कंडीशन लेके चलते हैं. अगली कंडीशन लेके चलेंगे हम लोग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ठीक है ना? देखो प्रेशर के इफेक्ट में अगर हम लोग चल रहे हैं तो क्या बात करनी है? क्या आइए देखते हैं. पहले एक कॉमन आउटलाइन ले लेते हैं. We know that gases are highly compressible in nature. अभी बात हो रही थी जब हम सॉलिड पे चल रहे थे तो मैंने एक बात बोला कि सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन कंप्रेसिबल है. अच्छा, तो गैस के साथ क्या है? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. पहले से पता है, बहुत पहले से पता है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर. अच्छा, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर मतलब इनको कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक, आप कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं. और देखते हैं क्या हुआ. क्या मान लो हमारे पास ये पूरा कोई सॉल्यूशन हुआ. ठीक है ना? सॉल्यूशन हुआ है. ठीक, इसमें बीच बीच में गैस के पार्टिकल्स हैं. सॉल्यूशन हुआ, ये बीच बीच में आपके पास गैस के पार्टिकल हैं, गैस पार्टिकल्स. ठीक है, इसके ऊपर आपने लगा दिया पिस्टन. ये पिस्टन आपका है जिससे आप W1 वेट इसके ऊपर अप्लाई कर. ठीक, अच्छा चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. इस पे फिर से आगे बढ़े, यही कंडीशन लिया, फिर से हमारे पास सिचुएशन आ गई. लाइक दिस, ऐसा कुछ हुआ और फिर से पार्टिकल्स हैं. बात समझ में आई?
यहां से फिर आपका ये W1 और बढ़ाया, W2 और बढ़ाया, W3 इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल ये हो गए आपके गैस पार्टिकल्स। क्लियर है ना बेटा? अब देखो यहां पे, आप देखो कि जिसका मतलब ये हुआ कि एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर ओवर द गैसियस सॉल्यूशन, हम गैसियस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज। हम गैस के ऊपर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज। पक्का ना? गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्टिन्यूअसली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज तो कर दिया, तो हमारे पास एक काम की बात आई कि इसका मतलब यार, इसका मतलब बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वी नो दैट, यहां पे आप काम की बात कर लो, वी नो दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। Gases are highly compressible in nature, hence their solubility in liquid increase with increase in pressure। ठीक है ना? हमको पता है, we know that gases are highly compressible in nature, we know that gases are highly compressible in nature, hence their solubility in liquid increase with increase in pressure। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट आपके सामने है। अब बात ये आई कि यार गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर के इफेक्ट को सबसे पहले किसने देखा? हेनरी ने। किसने देखा भाई? हेनरी ने। हमें यहां पे बोलना है, हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा लॉ है, ध्यान देना इधर। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of gas in liquid, firstly observed by Henry, ठीक है ना, and proposed a law which is famous as हेनरीज लॉ। ठीक है ना? प्रेशर के इफेक्ट को हम लोग किसके बिहाफ पे लेके चले? हेनरी लॉ के बिहाफ पे। सबसे पहले हेनरी ने ही गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर के इफेक्ट को एज्यूम किया था। ठीक है? अपना एक लॉ दे दिया था इन्होंने, जिसको क्या बोला? हेनरी लॉ बोला। अच्छा, इन्होंने लॉ में बताया क्या? कई कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे, कई स्टेप पे इनके लॉ को लेके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या बताया आपको? हम लोग अगर लेके चलते हैं हेनरी लॉ को, तो बात तो समझ में आ रही ना कि यार गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना था, एक कॉन्सेप्ट। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, नंबर एक। ठीक, अब प्रेशर बढ़ाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो प्रेशर का गैस की सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट किसने सबसे पहले एज्यूम किया? हेनरी ने। और इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया, जिसे आपने क्या बोल दिया? हेनरी लॉ बोल दिया। ठीक है, अब चलते हैं यहां पे हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट था भाई, आइए देखते हैं हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये था कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas over solution। ठीक है ना?
यहां पे इन्होंने बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी भी गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। पक्का ना? अब यहां से बात लेके चलते हैं, इफ solubility of gas in liquid is measure of mass and pressure is कैपिटल P। अगर हम सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को किसके मेजरमेंट में लेके चलते, मास के, m से डिनोट किया, और प्रेशर किसमें हो गया, P में, therefore m directly proportional to P। बोल सकते हैं m directly proportional to P, और m is equal to क्या बेटे, Kp। m is equal to क्या, Kp, where k is equal to constant, ये आपका कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ k is different for different gases at particular temperature। ठीक है ना? जहां पे के आपका कांस्टेंट है, के की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है ना? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल भी मिलेगा, सॉल्बिलिटी कहीं कहीं पे एस से डिनोट कर लिया है। तो हम लोग अगर लेके चलते हैं कि यार कोई गैस है, उसके हमको सॉल्बिलिटी पता है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, तो बोला है कि एक दूसरे प्रेशर पे उस गैस की सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम लोग लेके चले कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, क्या बोलेंगे, इफ solubility is known at a particular pressure for a gas, then its solubility at another pressure may be calculated। कैसे? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2। एनसीईआरटी में इस पे न्यूमेरिकल है, आपके पास मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व भी कराएंगे आपको। m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आ रही है कि जब हम सॉल्बिलिटी को लेके चल रहे हैं, हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट देखना, अभी पूरा नहीं खत्म कर पाए, सॉल्बिलिटी को लेके चल रहे थे, तो एक तो यह क्या, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। लेकिन अगर हम यहां पे डाल्टन को कंसीडर करें, डाल्टन ने बोला कि अगर दो या दो से अधिक गैसेस को जो एक दूसरे से नॉन रिएक्टिंग है मिला दें, तो हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर यहां पे सिग्निफिकेंस फीचर दिखाएगा। तो अगर हम यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, तो क्या बोल सकते हैं, इफ वी टेक मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, देन थोड़ा सा चेंज करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। ध्यान दो बच्चों इधर, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लेके चलते हैं, इफ वी टेक मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, देन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ मोल फ्रैक्शन ऑफ gas dissolved in liquid is proportional to partial pressure।
इज प्रोपोर्शनल टू किसके बेटे, पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू, तो क्या बात कर रहे थे बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in liquid is proportional to partial pressure of gas over solution। यहां से बात आई, यानी कि जहां पे m ले रहे थे वहां पे अब क्या यूज करेंगे, x यूज करेंगे, x b यूज करेंगे। b किसके लिए, सोल्यूट के लिए। सोल्यूट हमारा क्या है, गैस है, ठीक है। अच्छा तो चलते हैं फिर लॉ को सम अप करते हैं। सबसे कॉमनली यूज फॉर्म क्या, अच्छा मैं पहले इसके अकॉर्डिंग आपको बता ही दूं। इसका मतलब हुआ therefore xb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, पक्का ना बेटा, xb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और xb इज इक्वल टू k डैश p, जहां पे k डैश इज इक्वल टू वेयर, k डैश इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है आपका, ठीक है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है आपका। और बेटे XB क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, गैस का, ठीक है। P आपको पता है प्रेशर है। हम लोग अब लेके चलते हैं लॉ को, इधर देखो इधर देखो, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/K डैश XB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। और हम लोग इसी को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू KH इंटू XB। ये फॉर्मूला आपके पास बना, वेयर KH इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, क्लियर है। KH इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अभी कोई दिक्कत तो ना आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज directly proportional to partial pressure of gas over the solution, ठीक। अच्छा यहां पे दोनों लॉ को सम अप कर ले, ये जो डेरिवेशन ऐसे बना है थोड़ा सीधा सीधा कर ले। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसको लेके चलते हैं, लास्ट कंटेंट इसका सम अप करें, इसको फॉर्मूले को थोड़ा सीधा सीधा कर ले। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ इज क्या है बेटे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इन किसमें बच्चे, वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, is directly proportional to mole fraction of gas in solution, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ओके क्लास, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यानी कि हम अब बोल सकते हैं बेटे पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, XB के। वहां और यहां में चेंज किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अब की बात पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज, काम की बात है। यहां पे कॉन्सेप्ट याद कर लेना, कोई बच्चों को अगर कॉन्ट्रडिक्ट करे कि यार मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, लेकिन एक कंटेंट यूज किया है इन वेपर फेज, तो कहां से लाए इसको, यहां पे आते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, याद करो इसको, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको ध्यान दिए रहना, अभी आगे काम आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, गैस अपॉन
P total pressure is equal to mole fraction of gas। पूरा डेरिवेशन था। अगर रिवाइंड कराऊं जल्दी बोल दूं तो वहां पे बोला था जब आप निकालते थे PV is equal to nRT, तो आप निकालते थे PA is equal to NART by V, और P total is equal to मान लो PV plus PA था, तो आपने बोला था PA upon PA plus PB is equal to NA upon NA plus NB। आ गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो वहीं से इस चीज को लेके आते हैं बच्चे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज का कॉन्सेप्ट यहां से आया, इसलिए इसको लिख दिया यहां पे। कई बच्चे एनसीईआरटी की इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, ठीक है ना। रटी रटाई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आपके पास है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XD या फिर P इज इक्वल टू KH XP। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है ना, above equation is similar to किसके सिमिलर बच्चे, y is equal to mx। above equation is similar to किसके बेटा, y is equal to mx। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसमें बेटा, हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर एंड क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्लोप हमारा क्या होगा, स्लोप हमारा KH इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप लाइन हमारी tan थीटा किस में जाएगी, KH के फॉर्म में। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अच्छा ठीक है, फिर आपको एक बात बोलनी है, वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होगी, पक्का ना। इसका मतलब KH गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, याद रखिएगा इसको। अलग अलग टेम्परेचर पे KH की वैल्यू क्या होगी बच्चे, अलग अलग हो जाएगी डिफरेंट गैसेस के लिए, ठीक है ना। अब आपके पास हुआ कि यार एक टेम्परेचर रखा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा, उस पर किसी गैस के KH को लेकर चलना है, तो उसका उसके टेम्परेचर चेंज किया, थोड़ा और चेंज हुआ, चेंज करते जाएंगे टेम्परेचर के साथ, KH की वैल्यू यहां पे चेंज हुई। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंट गैसेस का KH क्या होगा, डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बात चलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ, याद रखना इसको, अच्छी लाइन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी KH। जैसे जैसे आप KH की वैल्यू बढ़ाओगे, P इज इक्वल टू KH XB, यानी कि KH इज इक्वल टू P अपॉन XB। XB क्या हो रहा था, सॉल्युबिलिटी के एनालॉगस। इसका मतलब हो रहा है कि जब हम लोग लेके चल रहे हैं KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XB, तो हम लोग क्या बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ KH। गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में KH की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कोई दिक्कत तो नहीं आता, पक्का ना। चलिए ठीक है, अब आपके पास बात आ गई कि हम लोग ये भी कर लेते हैं, KH की वैल्यू भी बता दिया, हर एक गैस के लिए अलग अलग होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हमें बात करनी है अगले कॉन्सेप्ट पे, एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि यार यही रीजन होता है कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर, ठीक है ना। गर्म पानी के कंपैरेटिवली ठंडे पानी में एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन, डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटे, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ के साथ, उसके न्यूमेरिकल के साथ और वेपर प्रेशर के साथ, ठीक है। बच्चे बहुत कम रिसोर्सेस में आपके लिए
ज्यादा मेहनत करके कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे बना रहे, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार ऐसे मिलता रहेगा, हमें मेहनत करने में हेल्प मिलेगी। रिसोर्सेस कम है, वर्क ज्यादा है, ठीक है ना। आप भी मेहनत करते रहो। इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा देख के न्यूमेरिकल कंटेंट पे वर्क करिए। हम लोग नेक्स्ट जल्दी ही कल मुलाकात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द हेनरी लॉ कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।